सभी प्रतियोगी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आपको पता है जूनियर असिस्टेंट 2019 का अभिलेख सत्यापन होना है। इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स के ज़रूरत हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारा जो रिज़ल्ट है वो लास्ट डेट के पहले आ गया था, लेकिन हमारे जो मार्कशीट है या डिग्री है वो रिजल्ट के बाद का लिखा हुआ है, मतलब लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिट हुआ था उसके बाद का लिखा हुआ है। बहुत सब लोगों का क्वेश्चन है कि हमारे पास फीस सबमिट नहीं है या जो फॉर्म हमने सबमिट किया था वो नहीं है। तो सारे जितने भी आपके प्रश्न हैं सबका जवाब इस वीडियो में है, बस पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, कहीं भी आप इसको स्किप मत कीजिएगा। कट ऑफ को लेकर लोगों के बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो इस वीडियो में दोनों शिफ्ट का कट ऑफ अलग अलग बताया गया है। जो कट ऑफ इसमें बताया गया, अगर आपके इतने कट ऑफ हैं तो बिल्कुल आप इंतज़ार कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और साथ में पढ़ाई करते रहिए। और अगर इससे कम नंबर है तो आप लोगों से निवेदन है कि आप बिल्कुल इसके रिजल्ट के सिर्फ इंतज़ार में मत बैठे रहिएगा, अपने साथ पढ़ाई भी करते रहिएगा। बाकी अगर आपका हो जाता है तो जितनी आपको खुशी होगी उससे ज़्यादा मुझे खुशी होगी, ये मत सोचिएगा। और फिलहाल अगर कट ऑफ आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने हिसाब से ये बता सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। और एक ख़ास बात यह है कि मैं बहुत जल्दी एक पोल करवाने वाला हूं अपने चैनल पे कट ऑफ को लेकर। आपके जितने नंबर हैं आप बिल्कुल जो जूनियर असिस्टेंट 2019 का होगा सिर्फ वही उस पर पोल करेगा, ठीक है। और फिर नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा मिला है सब जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। बस आप अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बाद। सबसे पहले देखिए, चाहे जो जिस कैटेगरी का कोई होगा उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। मार्कशीट आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में आपके जितने भी सेमेस्टर या जितने भी ईयर होंगे सबका मतलब आपको चाहिए मार्कशीट। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रख के लाना है, ये नहीं कि आप सिर्फ फाइनल ईयर का लेकर चले आएँ। अगर आपके साथ साथ पीजी का भी अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप वो भी ला सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आपको ग्रेजुएशन तक लेकर आना पड़ेगा क्योंकि ग्रेजुएशन तक इसमें एलिजिबिलिटी है। सर्टिफिकेट हाई स्कूल का, इंटर का, बहुत लोगों का 2011 के बाद वाले जितने भी हैं सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही आता था इंटर का, तो उनके लिए अलग से नहीं, लेकिन उसके पहले का अगर कोई होगा तो सर्टिफिकेट ले आना। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लाएगा, उसमें देखिए उसमें एक विथ ग्रीन टिक, मतलब उसमें एक सही टिक का लगा होगा, सही का निशान लगा होगा। अगर ऐसा नहीं लगा हुआ है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हो तो आप साइबर कैफे से जाइए, फिर से अपना निकलवा लीजिएगा ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट। और देखिए ग्रेजुएशन का डिग्री ज़रूर लाइएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्रोविजनल लगा देते हैं, फिर देखो मैं कहूँगा अगर किसी का डीबी तुरंत है और नहीं है तो प्रोविजनल लगा देना। अन्यथा अगर किसी का डीबी बाद में है, एक हफ्ते बाद भी है, 4-5 दिन बाद भी है, तब भी आप जाइए, डिग्री आप अपने यूनिवर्सिटी में जाएंगे और 400-500 रुपये आप खर्च करेंगे, आपको तुरंत डिग्री बनकर मिल जाएगा, ठीक है। तो 400-500 रुपये खर्च करके डिग्री मिल जाएगा, बाद में आपको बनवाना है तो आप इसी वक्त बनवा ही लीजिए डिग्री। और देखिए अगर किसी ने स्पोर्ट वाला टिक कर रखा है तो उसी का मान्य होगा। बाद में अगर आप एप्लीकेशन दिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है वो मान्य नहीं होने वाला है। जो आप अगर ने फॉर्म में भरने में आपने स्पोर्ट वाले पे टिक कर रखा है तभी मान्य होगा। ऐसी एक जानकारी हमको, मतलब हमने जाकर बाद में बातचीत की थी तो हमें मिली थी। फिलहाल अगर आपने एप्लीकेशन दे रखा है कि हमारे पास स्पोर्ट था, हम टिक करना भूल गए थे, तो आप एक काम कीजिएगा, अपना स्पोर्ट सर्टिफिकेट लेते आइएगा। एनसीसी और एनएसएस का भी अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो ले आइएगा। क्या होगा कि जब दो लोगों के नंबर बराबर होंगे और हो सकता है डीओबी भी बराबर हो, तो उस क्रम में आपके पास अगर एनसीसी या एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो हो सकता है कि आपको वरीयता दे दी जाए। तो ये सबके पास, ये डॉक्यूमेंट सबके पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है, आप एडमिट कार्ड निकलवाए होंगे तो जो एडमिट कार्ड के सबसे ऊपर आपका रोल नंबर लिखा रहा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीज़ें, तो वो डीबी वाला, ये सब, इसका सब कोई 2 सीट ले लेना। ऊपर वाला एडमिट कार्ड का छोड़ के, इसका उसको छोड़ के बाकी सबका 2-2 ले लेना। क्योंकि देखो फॉर्म ऐसा है कि आप फॉर्म भरते वक्त कोई गलती कर दे तो उसमें से एक पेज, मान लो एक ही पेज कोई गलत हुआ तो एक ही पेज आपके पास जो बिल्कुल ब्लैंक है, सादा है, वो फिर से लगाकर आप उसमें फिर से अपनी जानकारी जो है उसको भर सकते हैं। देखिए जो भी ये फॉर्म आप जब डाउनलोड किए होंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिली होंगी।
आप एक काम कीजिएगा, आप काउंट कर लीजिए इतनी चीज़ें, 1 2 3 3 6 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, इंडेक्स कार्ड और मार्कशीट चार्ट और प्रेफरेंस फॉर्म। देखिए देखिए आप पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल बेवकूफ़ हैं और आपको कुछ नहीं आता है तो आप इसको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। उसमें देखिए नॉर्मली जहाँ पर नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, ठीक है, कहाँ पर फादर नेम लिखना है, सब तो आप लोगों को नॉर्मल चीज़ें पता है। अगर मान लो कोई छोटी चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल मत घबराइए कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, इसके लिए आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल सादा लेके चले जाइए। जो वहाँ पर आपको डीबी करवाएगा वो बैठ कर आपको भरवाएगा। अगर कुछ भी उसमें खाली छूट जा रहा है तो वो पूरा जो देखते हैं, इसीलिए डीबी होता है। वहाँ पर बैठकर आपको बताएंगे कि यहाँ ये भर दो, ये भर दो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वहीं चले जाइएगा, पर्याप्त समय रहता है। आपका जब तक पूरा भरा नहीं लिया जाएगा तब तक आपसे लिया नहीं जाएगा और तब तक आपका डीबी नहीं माना जाएगा कि आपका डीबी पूरा हुआ, या यहाँ से नहीं कि आपको से ऐसे ही ले लेंगे। एक एक चीज़ चेक करेंगे वहाँ पर, जो जिसका भी आपको डीबी कराने के लिए जिसकी ड्यूटी लगी होगी। बाकी आप वहाँ भी जाएंगे तो बहुत से लोग फॉर्म भरे रहते हैं, वहाँ से भी देखकर भर सकते हैं। और कुछ भी समझ में ना आए, आप बिल्कुल सादा लेके चले जाओ, वहीं बैठकर बिल्कुल सामने टेबल पे आपसे भरवाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास ये चीज़ें हैं, इसके सब कम से कम 2 सीट सबको लेके जाइएगा। कुछ भी ना समझ में आए छोड़ दीजिए, वहाँ आपसे वो खुद ही भरवाएंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर जिनको रिजर्वेशन लेना है, आरक्षण लेना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल रिसेंट का ले लीजिएगा, या 3 साल से पुराना ना हो तब ले लीजिएगा। बहुत लोग ऐसा है कि कहते हैं फॉर्म भरने के पहले जो था वो भी ले जाना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगकर कोई भी आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो उस समय बना हुआ होगा, वो तभी बना होगा जब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहा होगा। तहसील पे उसको दिखाने पे, या जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए किसी का EWS सर्टिफिकेट बना होगा, तो वो कैसे बना होगा, जब तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं, तो तब का आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रिसेंट का लेके जाइए। देखिए आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के रहने वाले हैं, तो आप वो आरक्षण लेने के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। आप रिसेंट का लीजिए, या 3 साल से पुराना ना हो, पिछले साल का हो तब भी लेके चले जाओ, फिर नया बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या अगर आपने मई जून में बनवाया हो तो भी आप लेकर जा सकते हैं 2019 में, ठीक है। SC और ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो चाहे जब का बना हो, कितना भी पुराना हो, वो वैलिड होता है हमेशा के लिए, ठीक है। इनके लिए कोई ऐसा ये नहीं कि 2 साल या 3 साल के लिए। तो आपका कितना भी पुराना हो आप उसको लेकर चले जाइए, साथ में आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाइएगा। EW सर्टिफिकेट जिनका भी लास्ट डेट के पहले का है, जो फॉर्म सबमिट किया जाता है उसके लास्ट डेट के पहले का है, तो तभी आपका वैलिड होगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि बाद का भी वैलिड हो जाएगा, तो नहीं होगा। देखिए अभी होम्योपैथिक का हुआ था, उसमें उन्होंने वैलिड नहीं किया है, तो ये जो ताज़ा जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि हम लास्ट डेट के पहले का मानेंगे। वो भी सही सर्टिफिकेट रिसेंट का आप बनवा ले जाइए, या आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, या मतलब मई जून का अगर 2019 का हो तो आप ले जा सकते हैं, अन्यथा उसके बाद का है तो ले जा सकते हो। और उसके पहले का है, जैसे जो डेट आपका DB का पड़ेगा, ठीक है, उस डेट के को 3 साल से ज़्यादा हो जा रहा है तो मत ले जाइएगा, तब आप नया लेके जाइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर साथ में लेकर जाइएगा। तो ये जानकारी है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और देखो जो जनरल कैटेगरी के हैं, जिनको कोई आरक्षण नहीं लेना है, उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, निवास प्रमाण पत्र आपका नहीं लगेगा। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए निवास प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो लड़कियां हैं उनको भी निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, तो जो भी लड़कियां हैं वो भी ज़रूर लेकर जाएंगी, चाहे वो जिस कैटेगरी की होंगी, ठीक है। देखो पासपोर्ट साइज़ के 4 फ़ोटो कम से कम, और इससे ज़्यादा आप इतना ले जा सकते हैं, 5 6 7 8 लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड, देखो आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी लेके जाओ, ठीक है।
लेकिन आधार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आधार कार्ड वार्ड किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि आप इतने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं, वही बहुत है। तो आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नॉर्मली एक आधार कार्ड अपने साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि अभी पिछली बार अभी जल्दी में मैंने डीबी करवाया था तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा देखा नहीं गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। मान लो किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाए, ये बहुत से लोग मुझसे कम से कम 100 से 200 लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि सर हाई स्कूल में नेम के जो स्पेलिंग था वो मिस्टेक हो गया है, इंटर में हो गया है। किसी का कहने का मतलब है कि जैसे मान लो किसी के पिता का नाम राम प्रकाश है, तो हाई स्कूल में राम और प्रकाश एक में लिखा है, इंटर में अलग लिखा है। तो ऐसे कोई भी त्रुटि है, या मान लीजिए आपका होम एड्रेस चेंज हो गया है, पहले कुछ और था, तो सबका एक ही हथियार है कि आप एक एफिडेविट बनवा लें, एक शपथ पत्र बनवा लें, उसमें चीज़ों को स्पष्ट तरीके से लिखवा दें कि ये हमसे गलती हुई है। मान लीजिए आपके मार्कशीट में गलती हुई है, तो ये हमसे गलती हुई है, हम इसको सुधार करवा लेंगे। देखिए, अगर आप एफिडेविट नहीं लगवाते हैं तब भी आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर आपका रिजल्ट प्रोविजनल में आएगा, और एक बार प्रोविजनल में रिजल्ट आ जाने के बाद फिर आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा। पहली चीज़, आपको अपना कागज़ सही करवाना होगा। दूसरी चीज़ है, आयोग में हो सकता है 2-3 महीना आपको चक्कर काटना पड़े, तब तक आपके साथ वाले 3-4 महीने का सैलरी उठा लेंगे, तो करीब आपका 1-1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही एफिडेविट लगा दें और चीज़ों को पहले ही ला कर दे दें, ठीक है, क्योंकि लंबा डीबी चलेगा। जो भी चीज़ें आपकी गड़बड़ हैं उसको सही करवा के ला के आप दे दीजिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आपका होम एड्रेस चेंज हुआ तब भी आप एफिडेविट लगा दें कि हमारा होम एड्रेस इसमें चेंज हो गया है, ठीक है। मान लो फॉर्म भरते वक्त चेंज हुआ है, मान लीजिए आपका फॉर्म गलती से भर गया है, तो आपका सब डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, तो आप इसको एफिडेविट में दर्शा दीजिए कि फॉर्म भरते वक्त गलती हो गया था, तो उसके लिए आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मार्कशीट में कोई भी दिक्कत है तो उसको आपको करेक्शन करवाना होगा। अब देखो, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन भी मेरे पास आया। देखिए, कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके कोई डाउट रह जाएंगे। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि सर हमारा जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो गया था जब तक रिजल्ट आ गया था। जैसे रिजल्ट पहले नेट पे आ ही जाता है, सब कोई देख लेते हैं पास है या फेल है। लेकिन जो मेरा मार्कशीट है वो जब आया तो लास्ट डेट के बाद की तारीख लिखी हुई है मार्कशीट पे, या डिग्री पे मेरे लास्ट डेट के बाद की लिखी हुई है तारीख। तो बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपका मार्कशीट लास्ट डेट का पहले का तारीख लिखा है और डिग्री लास्ट डेट के बाद का तारीख लिखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ मार्कशीट पे जो लास्ट डेट लिखा होगा उसी से काम चल जाएगा, डिग्री से कोई नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके मार्कशीट पर लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिट हुआ था उसके बाद की तारीख पर ही तब फ़र्क पड़ता है। तब इसके लिए आपको काम क्या करना होगा, जो आपने नेट से निकलवाया था कि रिज़ल्ट हमने ये देखा था, वो ले लीजिएगा, एक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, और एप्लीकेशन लिखने के बाद उसमें आप ये लिखेंगे कि अपने जो विश्वविद्यालय जाकर वहाँ पर जो उपकुलपति हैं उन्हीं को लिखेंगे और कहेंगे कि सर हम इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और हमारा रिज़ल्ट मतलब इतने तारीख को आ गया था, और हम एक फॉर्म डाले थे उसमें इसका लास्ट डेट ये था, तो उसमें लास्ट डेट के पहले का ही माना जाता है। तो सर कृपया मतलब इस पे आप अपनी सहमति जता दीजिए कि जो ये फॉर्म है के पहले हमारा रिज़ल्ट आ गया था, जो ये मार्कशीट है ये बाद में बनकर आया है कॉलेज के तरफ से। और अगर वो उस पर साइन कर देते हैं और वहाँ का जो मोहर लग जाता है और आप उसको आयोग में दे देते हैं तो आयोग मान लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट प्रोविज़नल में आएगा, और प्रोविज़नल में आने के बाद फिर जो ये काम मैं बता रहा हूँ ये आपको बाद में करना पड़ेगा, और बहुत दौड़ेंगे, झेल जाएंगे, 3-4 महीना लेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको तो बार बार आपको आयोग आना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं काम होगा, ठीक है। तो आप 3-4-5-6 महीना को साल भर भी झेल जाओ, बड़ी बात नहीं है। तो ये सब काम आप पहले ही कर लीजिएगा, और ऐसी कोई त्रुटि आपके जानने वाले फ्रेंड में है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, उनके लिए जानकारी बहुत खास है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा, आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। और कोई भी जानकारी होगा तो बिल्कुल आपको दी जाएगी। बहुत लोग पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पूछ रहे हैं, देखिए पोस्ट प्रेफरेंस 7 तारीख तक मैं आपको वीडियो दे दूंगा। वीडियो अभी थोड़ा सा लेट आएगा, क्योंकि मैं जब तक सही से सारी चीज़ें जान परख नहीं लेता हूं तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता। उसमें मैं उन चीज़ों को खास कर ध्यान रखूँगा कि लड़कियों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस कैसा भरा जाए तो ज़्यादा सही रहे।
उन लड़कों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं अभी आगे, और भी पीसीएस की तैयारी या ज़्यादा 4200 गेट पे लोअर पीसीएस की 4800, या उन लड़कों के लिए जो अब अपनी तैयारी ख़त्म करके बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने घर के आसपास लेना चाहते हैं। तो सबको ध्यान में रख के सबके लिए अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस बना के एक वीडियो जल्दी ही चैनल पर आएगा, 7 तारीख तक आ जाएगा। आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस वाला बिल्कुल लास्ट में भरिएगा, वेट कीजिएगा वीडियो का, ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों का ये है कि अब सर हमारा फिर रिसिप्ट और जो ये हमने फॉर्म सबमिट किया था वो हमारे पास अब नहीं है, तो हम क्या करें। तो देखिए, बहुत से यूट्यूबर्स आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उल्टा सीधी जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, जिन्होंने कभी डीबी तक नहीं करवाया उनको कुछ नहीं पता है, वो गधा टाइप के लोग हैं। बस उल्टी सीधी जानकारी देकर लोगों को गुमराह कर देते हैं। इसको भी लेकर हमको बहुत पर्सनल मैसेज आया, इसलिए हमको गुस्सा लगती है। हमने 2 लोगों को उल्टा 2-4 लोगों को बोल भी दिया, जिन्होंने भी ये जानकारी दी है कि अगर जानकारी नहीं है तो मत दो यार, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गलत जानकारी नहीं देना चाहिए, इससे अगला इंसान परेशान हो जाता है। तो देखिए, फिर रिसिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जो आपने फ़ी जमा किया था उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ना फॉर्म जो सबमिट किया था उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जो डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड किए गए हैं साइट पे, बस उसी को आपको भर के लेके जाना है, और प्लस में जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, बस इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बता दिया। और ना इसके लिए एफिडेविट बना लेना कि मेरा गायब हो गया है सर, और ये वो फलाना धमाका, ठीक है। तो इसके लिए कोई आप बिल्कुल घबराइए नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देखिए, अब अगला जो है वो है कट ऑफ पे। देखो भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। हो सकता है कि जो मैंने अनुमान लगाया है कट ऑफ बिल्कुल गलत हो, ठीक है, आप जो सोच रहे हो वही सही हो। तो इसके लिए आप कुछ भी अभद्र कमेंट मत कीजिएगा, इससे मतलब कुछ आपको हासिल नहीं होगा। वैसे तो मैं कमेंट हटा ही देता हूँ, कोई भी गलत कमेंट होता है, लेकिन इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप अपने हिसाब से बताइए कि कट ऑफ क्या जा सकता है, कमेंट करके बता दीजिए, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और देखो, अब कट ऑफ बताने के पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा शिफ्ट कठिन था, कौन सा आसान था, किस में फ़ायदा मिला है। तो पहली बात बहुत ध्यान से सुनिए, सुबह का और शाम का शिफ्ट दोनों का हिंदी सेम था, मतलब एक ही जैसा था, ना कोई कठिन था ना कोई आसान था, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि सुबह का जो रीजनिंग था वो शाम के कंपेयर में आसान था, शाम का जो रीजनिंग था थोड़ा कठिन था। लेकिन अब देखो यार, जो रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थोड़ा बहुत आसान हो या थोड़ा बहुत कठिन हो, वो लगा लेता है। तो रीजनिंग उतना फ़र्क नहीं डाल पाता है। हाँ, मैथ डाल देता है, रीजनिंग उतना नहीं डाल पाता है, जहाँ तक मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग पे लगभग सबकी पकड़ हो जाती है। लेकिन सुबह का जो जीएस था वो शाम के जीएस से थोड़ा सा कठिन था, ठीक है। तो जो जैसे शाम वाले सुबह वाले एवरेज में जो लड़के हैं वो 77-78 से ज़्यादा बहुत कम ही लड़के हो सकते हैं कि मिले, लेकिन शाम वाले शिफ्ट में 77, 78, 79, 80, 81 तक लड़के बनाए हुए हैं। एकेडमी को दोनों जोड़ के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे नॉर्मली नंबर जो मॉर्निंग वाले शिफ्ट में 47-48 तक बहुत रेयर केस में है, लेकिन इवनिंग वाले शिफ्ट में 48 के ऊपर भी बहुत से लड़के हैं। तो यहाँ पर फ़ायदा जो मिलेगा वो सुबह वाले को मिलेगा। लेकिन लोग पूछ रहे हैं क्या कितना, बहुत लोग कह रहे हैं कि 0.80 का फ़ायदा मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है कि कभी भी बराबर नंबर नहीं मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। आप अभी जल्दी में पीईटी का जो आया होगा, जो पीईटी में लगाया गया फार्मूला सेम ऐसा ही लगेगा, यूपी SSSC वही इसमें भी करेगा। हाँ, इसमें जैसे मान लो किसी का नंबर एवरेज से, मतलब क्या, जैसे आसान शिफ्ट है उसमें भी एवरेज से ज़्यादा है तो उसका घटेगा वटेगा नहीं। या हो सकता है कि सिर्फ एक ही शिफ्ट का, देखो नॉर्मलाइजेशन कई तरीके से हो सकता है, जो दूसरा शिफ्ट है उसको कांस्टेंट मान के सिर्फ पहले वाले शिफ्ट में ही नंबर बढ़ाए, ऐसा भी हो सकता है। या जैसा इन्होंने पीटी में किया था कि जिसका एवरेज से कम नंबर है उसका ज़्यादा घटाएंगे, जिसका एवरेज से ज़्यादा हो सकता है ना घटे, या बहुत माइन्यूट घटाएं, 0.20 या 0.10 ऐसा घटा भी सकते हैं। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं 2 नंबर 3 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, अभी ये कुछ पता नहीं कि वो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अगर वो पीटी की तरह करते हैं और किसी के मान लो कि 45 नंबर से ऊपर बना हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर उसका घटाना ही हो इवनिंग वाले शिफ्ट में तो 0.10 या 0.20 तक घटा दें, ठीक है। लेकिन जब ये घटाएंगे
बात समझना। तो फिर मॉर्निंग वाले शिफ्ट के जो नंबर होंगे वो बहुत कम बढ़ेंगे, तब इनका भी हो सकता है कि 0.50 ही बढ़े, इससे ज़्यादा बढ़े ही ना। लेकिन अगर इनका घटाते नहीं हैं, मान लेते हैं हम कि जो शाम वाला शिफ्ट है वो कांस्टेंट रखते हैं, तो जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट है वो 0.50 से लेकर 1 नंबर तक का मिल सकता है लोगों को, ठीक है। 0.50 से लेकर 1 नंबर तक मिल सकता है। अब सबको बराबर नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसका मान लो नंबर ज़्यादा है, मान लो मॉर्निंग वाले शिफ्ट में किसी का 45 नंबर है, तो उसका हो सकता है कि 0.50 मिले, और किसी का हो सकता है 43 हो, तो उसको हो सकता है 0.70 मिल जाए। तो ये कुछ नहीं पता, इसके बारे में भी कोई नहीं कह सकता किसको कितना, लेकिन सबको बराबर नहीं मिलने वाला है। आपको पता है इसमें और ज़्यादा हो सकता है कि नंबर बढ़ता, लेकिन एक क्वेश्चन का नंबर सबको दे दिया गया, इससे थोड़ा सा इनका नंबर और बढ़ गया, आधा नंबर पहले से ही सुबह वालों का फ़ायदा हो गया। चलिए अब देखते हैं शिफ्ट वाइज क्या कट ऑफ जा सकती है। बिल्कुल आप लोग इसको देखकर परेशान मत होइएगा, हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो। देखिए जो मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आपके जर्नल में 74.5 नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद बना के रखिए, साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहिए। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बाउंड्री लाइन है, इस पर आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं और ना भी सेलेक्ट हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि डीबी कितने लोग छोड़ते हैं और कितने लोगों के पास CCC या ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। मान लीजिए कि अगर ऐसे लड़के मिल जाते हैं, करीब 1000 लड़के मिल जाते हैं जिनके पास CCC नहीं है, करीब 200-300 लड़के ऐसे मिल जाते हैं जिनके पास क्या है, ग्रेजुएशन नहीं है, या कुछ लड़के ऐसे भी मिल जाते हैं, ठीक है, जो क्या नाम है, जो डीबी छोड़ देते हैं। मान लो डीबी को 300-400 लड़के ने छोड़ दिया टाइपिंग कराने के बाद, वैसे छोड़ना बहुत मुश्किल है जो टाइपिंग पास है, लेकिन अगर 300-400 छोड़ भी देते हैं तो इससे भी कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो छोड़ेगा इसका मतलब वो कहीं सेलेक्ट हो चुका है, और सेलेक्ट हो चुका है तो इसका मतलब उसका नंबर क्या है, ठीक ठाक होगा। भाई कहीं सेलेक्ट हो रहा है तो नंबर यहाँ भी ठीक बनाया होगा। तो ऐसे में जो बाउंड्री लाइन पे है उन लड़कों का भला हो जाएगा, ठीक है। तो बाउंड्री लाइन में है बिल्कुल, अगर इतने नंबर हैं तो आपके मतलब होने के चांसेस हैं। साथ साथ में आप पढ़ाई करते रहिए, सिर्फ इसी रिजल्ट के भरोसे मत रहिएगा, ठीक है। तो ये जनरल का 74.5, OBC का 73, EWS का 72.5, SC का 69, ST का 61.5, फीमेल का 72, एक्स सर्विस के 56 और फ्रीडम फाइटर के 70.5 नंबर, ठीक है। और बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट में, तो इवनिंग शिफ्ट में मैंने 75 आधा नंबर बढ़ा के रखा, OBC 73.5, EWS 73, SC 70, ST 62, फीमेल 72.5, एक्स सर्विस 57 और फ्रीडम फाइटर 71। देखिए ये एक अनुमान है, कट ऑफ अभी एग्जैक्ट क्या है ये किसी को नहीं पता है। अभी आयोग के किसी भी अधिकारी से भी आप पूछेंगे तो वो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो तो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो ये अभी एक अनिश्चितता का विषय है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। फिलहाल एक अनुमान है, और इससे किसी के भी भावनाओं को कोई ठेस पहुंच रहा हो, उसको लग रहा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों बहुत जल्दी ही पोस्ट प्रेफरेंस पे आपको वीडियो मिलेगा, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी को सफल बनाए और सतबुद्धि दें। जय हिंद, जय भारत।